छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के सीनियर लीडर भूपेश बघेल की मुश्किलें बढ़ सकती है। ईडी आने वाले दिनों में न केवल उनको समन जारी कर पूछताछ कर सकती है, बल्कि गिरफ्तारी की भी तलवार उनके ऊपर लटक सकती है। जी हां, इस वक्त की बड़ी खबर है कि ईडी ने अपने चार्जशीट में भूपेश बघेल को 508 करोड़ रुपए रिश्वत दिए जाने, ईडी मामले में पैसे दिए जाने का जिक्र अपने चार्जशीट में कर दिया है। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर संजय शेखर और आप देख रहे हैं एडिटर जी न्यूज। तो इस वक्त की बड़ी खबर यही है कि ईडी ने, प्रवर्तन निदेशालय ने जो महादेव बैटिंग ऐप मामले में सप्लीमेंट्री चार्जशीट पेश किया है शुभम सोनी, अमित अग्रवाल, रोहित गुलाटी, भीम सिंह और असीम दास के खिलाफ, उसमें छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़ के तत्कालीन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का भी नाम शामिल है। और चार्जशीट में ये बताया गया है ईडी के द्वारा कि भूपेश बघेल के पास महादेव बैटिंग ऐप का 508 करोड़ रुपया पहुंचाया गया था। विभिन्न माध्यमों से लगातार उनके पास पैसे पहुंच रहे थे। इसके साथ ही ईडी ने यह भी दावा किया है कि महादेव ऐप के भारत में कुरियर की तरह काम करने वाले असीम दास के यहाँ जो 5,39,00,000 रुपए बरामद हुए थे छापेमारी में, वो पैसे भी किसी और के यहाँ भेजने के लिए नहीं, बल्कि छत्तीसगढ़ के तत्कालीन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के यहाँ भेजे जाने के लिए थे। और जो महादेव ऐप का संचालक शुभम सोनी है, उसके कहने पर वो पैसे लेकर जो है वो भूपेश बघेल के यहाँ पहुंचाने के लिए जा रहा था। लेकिन तभी ईडी को इसकी भनक लग गई और ईडी ने जो है जिस होटल में असीम दास ठहरा हुआ था वहां पर छापेमारी की और वहां से 5,39,00,000 रुपए की बरामदगी हुई। तो ये सारी चीजें महादेव सट्टा ऐप का जो सप्लीमेंट्री चालान पेश हुआ है उसमें बताया गया है। और असीम दास के हवाले से यह भी बताया गया है कि 508 करोड़ रुपए की डिलीवरी विभिन्न माध्यमों से भूपेश बघेल, जो कि तत्कालीन मुख्यमंत्री थे, उनके यहाँ किया गया। हालांकि मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि असीम दास ने यह बयान पहले ईडी को दिया था, लेकिन बाद में उससे मुकर गया था। लेकिन अब फिर उसने अपना बयान बदला है और अब कह रहा है कि मैंने पहले जो बयान दिया था 508 करोड़ रुपया पहुंचाने का, वो बयान सही था और इसकी पुष्टि मैं फिर से कर रहा हूं। तो ये, और इस सब के बीच मैं आपको बता दूं कि चुनाव से पहले एक वीडियो आया था और कथित तौर पर वीडियो महादेव सट्टा ऐप के संचालक शुभम सोनी का था। उसने खुद ही दुबई से ये वीडियो बनाया था और बाद में वो वीडियो जारी हुआ, वायरल हुआ। भारतीय जनता पार्टी ने इस पर खूब सवाल उठाए, खूब चुनावी इस्तेमाल किया और इस पे खूब चर्चा हुई थी। राजनीतिक रूप से भूपेश बघेल को घेरने के लिए, कांग्रेस पार्टी को घेरने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने इसका खूब इस्तेमाल किया था। लेकिन इस चर्चा से पहले मैं आपको सुनवाना चाहता हूं कि उस समय चुनाव से पहले शुभम सोनी ने दुबई से वीडियो जारी जो किया था, उस वीडियो में वो क्या कह रहा है। आइए आप खुद इसको देखिए और सुनिए। मैं शुभम सोनी बोल रहा हूँ और मैं महादेव बुक का ओनर हूँ। ये रहे उसके डॉक्यूमेंट्स। और ये मेरे आधार डॉक्यूमेंट्स हैं। ये मेरा आधार कार्ड है।
ये मेरा पैन कार्ड है, और ये मेरा पासपोर्ट है। और महादेव बुक का ओनर मैं ही हूँ। ये आपको डॉक्यूमेंट दिखा दिया मैंने, और 2021 में इसको मैंने चालू किया था। ये उसका पूरा डॉक्यूमेंट्स है। मेरा गैम्बलिंग का काम बहुत अच्छे से चलने लगा था फिर भिलाई में, और ये तो बहुत ही छोटे से काम चालू हुआ था। उसके बाद धीरे धीरे काम बढ़ता गया। अब काम बढ़ता गया, उसके बाद हमारा लाइफस्टाइल भी चेंज होता गया, क्योंकि पैसा बहुत आ रहे थे। तो सब नोटिस करने लगे, मेरे मतलब जो आसपास के लोग हैं वो लोग नोटिस करने लगे। धीरे धीरे बात ऊपर तक गया, तो फिर कंप्लेन वगैरह भी होने लगा। तो फिर ऐसा हुआ कि अब प्रोटेक्शन का जब बहुत ज़रूरत था हमको, क्योंकि लड़के भी अंदर हो रहे थे कुछ कुछ। तो उसके बाद मुझे पता चला वर्मा जी के बारे में। फिर मैंने उनसे मीटिंग की। फिर मुझे समझ लो हफ्ता वसूली वाला काम चालू हो गया। अब वर्मा जी से मैंने मीटिंग किया, तो फिर उनसे बात हुआ, और ये हुआ कि अब उनको मुझे हर महीना 10 लाख रुपए देना है। तो वो भी ओके हो गया। अब हर महीना मैंने उनको 10 लाख रुपए देना चालू कर दिया। तो काम अब बढ़िया चलने लगा मेरा, और पैसा भी कमा रहे थे हम, सब कुछ ओके था। उसके कुछ दिन बाद ऐसा हुआ कि हमारे लड़के फिर अंदर हुए। अब वो छूट ही नहीं रहे हैं वापस। तो मैंने वर्मा जी को कॉल लगाया कि सर अब ये कैसे हो गया, आपको तो मैं पैसा भी दे रहा हूँ, उसके बाद भी लड़के अंदर हो रहे हैं और छूट भी नहीं रहे हैं, बाहर निकल ही नहीं रहे हैं वो लोग। तो वो बोले कि चलो करते हैं कुछ। फिर उसके बाद भी लड़के नहीं छूटे। फिर मैंने वापस कॉल किया उनको, तो वो बोले कि भैया लगता है अब यहाँ से काम नहीं होगा, मैं चलो आपको किससे मिलवाता हूँ, ऐसा करके बोले हो। मैं बोला ठीक है सर मिलवा दीजिए, बस लड़के लोग को बाहर निकलवाना है। तो वो मेरे को लेके गए, साथ में लेके गए रायपुर। मैं बोला ठीक है मिलवा लो भैया, जिससे भी मिलवाना है। तो वो बोले कि चलो अब मिलवाता हूँ। हम गए साथ में, वहाँ पर सीएम सर और बिट्टू भैया से हमारा मीटिंग हुआ। ये चीज़ का मैंने पूरा अपना लिख के दे दिया है उसमें रिटर्न स्टेटमेंट में, कि क्या हुआ वहाँ, कैसे हुआ, क्या किस बात का डील हुआ, हर चीज़ का स्टेटमेंट मैंने दे दिया अपने रिटर्न डॉक्यूमेंट में। मैं सितंबर 2020 में दुबई आया। जैसा कि मेरा मीटिंग हुआ था सीएम साहब से, तो उन्होंने बोला था कि दुबई जाओ, अपना काम बढ़ाओ और वहाँ मीटिंग करो जाके। तो मैं गया और मीटिंग भी हुआ मेरा कई लोगों से। तो 2 लोग के साथ मेरा यहाँ बिज़नेस भी सेट हो गया, और अच्छा खासा काम भी बढ़ने लगा, सब कुछ ओके चलने लगा। जैसा सीएम साहब बोले थे सब बढ़िया हो गया। उसके बाद मुझे यहाँ 2 लोग मिले जो मेरे भिलाई के ही थे, सौरभ और रवि। तो वो लोग से मैं मिला, उनका यहाँ कंस्ट्रक्शन का काम था। तो मैंने सोचा मैं भी काम चालू कर लेता हूँ, यहाँ अच्छा काम है ये चीज़। तो मैं उन्हें अपना पर्सनल एडवाइज़र रख लिया ये काम पे, कंस्ट्रक्शन के काम पे। अब इसके बाद हुआ ये कि फेमस ये लोग होने लगे महादेव बुक के नाम से। मैंने बुक खड़ा किया, मैंने बुक चालू किया, फेमस ये लोग हो रहे हैं। मैंने 0 से चालू करके पूरा ओके आसमान तक पहुंचाया इस बुक को, और फेमस ये लोग हो रहे हैं। बताओ ऐसा थोड़ी होता है। ठीक है उनको आशीर्वाद नहीं था सीएम साहब का, इसलिए उनको वो फेमस हो गए, ये गलत बात है ना। इस चीज़ का बुरा लगता है बहुत ज़्यादा। एक बात बता रहा हूँ आपको, हमारे सीएम साहब का एक आदत है बघेल जी का, कि वो कुछ दिन में पलटी मार देते हैं, और ऐसा मेरे साथ हुआ है। जब उन्होंने मुझे दुबई भेजा कि वहाँ जाके अपना काम सेटल करो, लोगों से मिलो, तो मैं गया, मिला भी, और मेरा काम भी बहुत अच्छा सेट हो गया। उसके बाद हुआ ये कि कुछ दिन तक तो अच्छा चला, उसके बाद फिर प्रॉब्लम आने लगा मेरे काम पे। हमारे लोग अंदर होने लगे और छूट ही नहीं रहे वो लोग। मैं फ़ोन पे फ़ोन लगाया जाता हूँ, परेशान हो रहा हूँ। तो वापस मैंने वर्मा जी को फ़ोन लगाया, तो बोले कि चलो ठीक है आप भिलाई आ जाओ, आपका मीटिंग कराते वापस से। अब मैं डर से पहुँच गया भिलाई कि लोग बाहर आ जाएंगे करके। तो वर्मा जी से मैं मिलने गया। वर्मा जी और गिरीश तिवारी मुझे मिले रायपुर एयरपोर्ट रोड पे। वो फिर लेके गए वर्मा जी तो वहीं उतर गए, फिर गिरीश तिवारी मुझे लेके गए। हमारे उस समय के एसपी हैं प्रशांत अग्रवाल जी, उनसे जाके मेरा मीटिंग कराया। अब मैं उनको अपना प्रॉब्लम पूरा शेयर किया, तब वो फ़ोन घुमाया। उसके बाद वो बात किए, लाउड स्पीकर में ही था फ़ोन, तो सीधा सीधा आवाज़ तो समझ आ ही रहा था, हमारे बघेल जी का ही आवाज़ था वो। तो पूरा प्रॉब्लम बताने के बाद उन्होंने वहाँ से ये बोला कि कैसे रे सोनी, तेरे को मैं वहाँ भेजा था दुबई काम सेट करने के लिए, तू तो मालिक बन के बैठ गया है, शेख बन गया क्या वहाँ का।
अब मैं कुछ बोल ही नहीं पाया, एकदम मुंह उदास सा हो गया। तो मैंने यही बोला कि सर हम तो छोटे आदमी हैं, आप बताओ क्या करना है, जैसा बोलोगे हम वैसा करेंगे। तो बस वो यही बोले कि ठीक है आप प्रशांत जी से बात कर लो, वो आपको बता देंगे क्या कैसे करना है। मैं बोला ठीक है सर। उसके बाद हम चल गए वहाँ से। उसके बाद प्रशांत अग्रवाल जी से तो डील हो गया था कि क्या कैसे देना है, और वो सब तो मैंने अपने रिटर्न स्टेटमेंट में भी बता दिया है। उसमें लिखा भी हुआ है सब कुछ रिटर्न स्टेटमेंट में, क्या मैंने किसको दिया है, कैसे दिया है, किसके सोर्स से दिया है, हर कुछ लिखा हुआ है। अब इतना पैसा देने के बाद भी मेरा काम बढ़ नहीं रहा है, अंदर हो रहे हैं लोग, तो क्या मतलब, पूरा फंस गया मैं पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर यार। तो प्रशांत अग्रवाल जी के जब मेरा मीटिंग हुआ उसके बाद से मैंने अब तक 508 करोड़ रुपए दे चुका है। हमारे बघेल साहब, बिट्टू भैया और उनके जो लोग हैं उनको मैंने 508 करोड़ रुपए दिया है। उसके बाद भी मेरा काम नहीं हो रहा है, मेरे काम में डिस्टर्बेंस हो रहा है इतना ज़्यादा। मैं इतना परेशान हो गया हूँ इस सिस्टम से, अब क्या करूँ समझ नहीं आता है। ज़बरदस्ती का मेरे ऊपर ईडी का कार्रवाई चालू हो गया है। अब ऐसा ऐसा कुछ होगा मेरे साथ, इतना पैसा देने के बाद भी, तो मैं क्या करूँ बताओ। अब बस मेरा यही लास्ट रिक्वेस्ट है हमारे इंडियन गवर्नमेंट से कि वो बस इतना हेल्प कर दे मेरी, कि मैं फंस चुका हूँ इस पॉलिटिकल सिस्टम में, मैं इससे बाहर निकलना चाहता हूँ। और आपको जैसा एविडेंस चाहिए, जैसा प्रूफ चाहिए, मैंने जैसे जैसा पैसा उनको दिया है, हर चीज़ का मेरे पास एविडेंस, प्रूफ, हर चीज़, एक एक चीज़ पड़ा हुआ है। तो मैं यही चाहता हूँ कि बस मेरा हेल्प कर दीजिए वहाँ से। मैं भी इंडिया जाना चाहता हूँ वापस। मुझे डर लगता है यहाँ से इंडिया जाने में, मैं वहाँ जाना चाहता हूँ वापस, वहीं रहना चाहता हूँ, लेकिन मेरा हेल्प कीजिए, यही रिक्वेस्ट है मेरे इंडियन गवर्नमेंट से यार। ये वीडियो मैं आपको बता दूं कि चुनाव के ठीक पहले जारी हुआ था। पहले फेज का जो चुनाव छत्तीसगढ़ में था 7 नवंबर को, उससे ठीक पहले जारी किया गया था। भारतीय जनता पार्टी ने भी बाद में इसको जारी किया, सभी टेलीविजन चैनलों पर चला, सभी मीडिया के माध्यमों में आए, और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी इसको लेकर, इस मामले को लेकर तत्कालीन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के खिलाफ खूब हमलावर रहे। पीएम मोदी से लेकर गृह मंत्री अमित शाह से लेकर भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता हर एक मंच से, हर एक सभाओं में, हर जगह अपने घोषणा पत्र से लेकर तमाम माध्यमों में इस बात का जिक्र कर रहे थे कि भूपेश बघेल ने, तत्कालीन मुख्यमंत्री ने, भगवान महादेव को भी नहीं छोड़ा। महादेव सट्टा ऐप के नाम पर करोड़ों पैसे वो लेते रहे और छत्तीसगढ़ के युवाओं के भविष्य को अंधकार में धकेलते रहे। आइए मैं आपको सुनवाता हूं कि पीएम मोदी महादेव सट्टा ऐप को लेकर के किस तरीके से तत्कालीन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर लगातार हमला कर रहे थे और आज भी कर रहे हैं। साथियों, छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार आपको लूटने का कोई मौका नहीं छोड़ रही। इन्होंने तो महादेव के नाम को भी नहीं छोड़ा है। दो दिन पहले ही रायपुर में बहुत बड़ी कार्रवाई हुई है, रुपयों का बहुत बड़ा ढेर मिला है। लोग कह रहे हैं कि ये पैसा सट्टेबाजों का है, जुए का खेल खेलने वालों का है, और जो उन्होंने छत्तीसगढ़ के गरीबों को, छत्तीसगढ़ के नौजवानों को, उनको लूट करके जमा किया हुआ है। लूट के इसी पैसे से कांग्रेस नेता अपने घर भर रहे हैं। मीडिया में आ रहा है कि इस पैसे के तार छत्तीसगढ़ के उन तक जा रहे हैं। मालूम है ना किस तक जा रहे हैं, कहां तक पहुंच रहे हैं? छत्तीसगढ़ के लोगों को मालूम है ना कहां तक पहुंच रहे हैं? जरा जोर से बताइए कहां तक पहुंच रहे हैं?
यहां की कांग्रेस पार्टी ने, यहां की सरकार ने, यहां के मुख्यमंत्री ने छत्तीसगढ़ की जनता को बताना चाहिए कि दुबई में बैठे इस घोटाले के आरोपियों के साथ उनके क्या संबंध है। जानना चाहिए नहीं जानना चाहिए भाई? जानना चाहिए नहीं जानना चाहिए? कुछ तो होगा ना। आखिर क्यों ये पैसा पकड़े जाने के बाद यहां के मुख्यमंत्री बौखला गए हैं, मैदान में उतर आए हैं? और मैंने तो सुना है कि नेता यहां के दबी जबान में हमारे यहां मैसेज पहुंचा रहे हैं, हम भी देख लेंगे, हम भी तुम्हारे यहां कहीं पैसे रखवा दे करके पुलिस भेज देंगे। ये धमकियां किसको दे रहे हो? ये किसको डरा रहे हो? ये जनता है, सब कुछ जानती है। मोदी को तो ये कांग्रेसी दिन रात गालियां देते हैं। हर दिन मैं 2-2.5 किलो गालियां खाता हूं, लेकिन यहां के मुख्यमंत्री अब देश की जांच एजेंसियां, देश के सुरक्षा बल, उनको भी गाली देने लगे हैं। इन साथियों पर भी अनाप शनाप आरोप लगा रहे हैं। लेकिन मैं छत्तीसगढ़ के अपने भाइयों और बहनों को कहूंगा, ये मोदी है, गालियों से डरता नहीं है। तो आपने सुना पीएम मोदी को। केवल पीएम मोदी नहीं बल्कि पूरी भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे को लेकर के चुनाव में गई और कांग्रेस पार्टी को नुकसान पहुंचाने की हर संभव कोशिश की, अपने पक्ष में वोट एकत्र करने की हर संभव कोशिश की। लेकिन छत्तीसगढ़ के तत्कालीन मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़ के मौजूदा पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अपने ऊपर लगे आरोपों को शुरू से ही राजनीतिक साजिश करार देते रहे हैं। उन्होंने सवाल उठाया कि आखिर एक ऐसा अनजान व्यक्ति जिसको कोई नहीं जानता है, उसके एक वीडियो को आखिर किस राजनीतिक उद्देश्य से फैलाया गया, किस राजनीतिक उद्देश्य से सभी टेलीविजन चैनलों पर चलाया गया, मीडिया में जारी किया गया, ये सबको पता है। उन्होंने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को झूठा करार दिया। आइए आपको सुनवाते हैं कि इस पूरे मामले पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने क्या कहा है। अभी ये प्रधानमंत्री जी का दुबई के लोगों से क्या संबंध है, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, दुबई के लोगों से आपके क्या संबंध है? क्यों लुक आउट सर्कुलर जारी होने के बाद उसकी गिरफ्तारी नहीं हो रही? ये गिरफ्तारी करने की जिम्मेदारी भारत सरकार की है। क्यों उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई? क्यों महादेव ऐप बंद नहीं हुआ? बंद करने की जिम्मेदारी भारत सरकार की है। मैं प्रधानमंत्री से पूछता हूं कि आपके क्या डील हुए हैं, आपके लोगों के साथ क्या डील हुआ है? और डील नहीं हुआ तो फिर बंद क्यों नहीं करते? और बंद नहीं कर रहे हैं इसका मतलब आपने डील कर लिया है। अभी वो मेल करता है, मेल की ऑथेंटिसिटी क्या है? उस मेल के विश्वसनीयता क्या है? कोई भी किसी के नाम से मेल कर देगा। और कोई मेल में कहता है कि हम 508 करोड़ रुपए थे, उसकी जांच की हो, बिना जांच किया आपने आरोप लगा दिया। तत्काल अमित शाह के साथ तुम क्रोनोलॉजी समझिए। प्रधानमंत्री आते हैं, गृह मंत्री आते हैं, उसके पहले ईडी आते हैं, फिर होटल में पकड़ा जाता है। निर्वाचन आयोग क्या कर रहा है, कैसे पैसा आ गया? ईडी आईटी यहाँ घूम रहे हैं, वो पैसा कैसे होटल तक पहुंच गया? इसका मतलब ये आपका निकम्मापन है। आपने उसको छुपाया और पकड़ लिए, और उसके बाद उन्होंने कहा कि बघेल जी को देना है। बघेल जी यहाँ बहुत सारे हैं। कौन से बघेल जी?
लेकिन उन्होंने, ड्राइवर ने बताया कि बघेल जी देना, वहां से खबर आई, फिर वहां से मेल आ जाता है। जब मेल आपके पास आ जाता है, इसका मतलब आपके संबंध है, आपके उसे संपर्क है, और संपर्क है तो उसको गिरफ्तार क्यों नहीं करें? वो सोनी है, वो सौरभ चंद्राकर है, रवि उपल है, इसकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही है? और महादेव बंद क्यों नहीं हो रहा है? लगातार चल रहा है। इसका मतलब ये है कि आपके संबंध है प्रधानमंत्री जी, आपकी पार्टी के लोगों के संबंध है, और आपके लोगों के द्वारा लेन देन हुआ है, इस कारण से उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही है। मेरा सीधा आरोप, और उसके कारण हमको बदनाम कर रहा है। तो आपने सुना पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को। लेकिन अब जब यह सारा मामला खत्म हो चुका है, चुनाव बीत चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी अपने लक्ष्य पर कामयाब हो गई है, लक्ष्य को हासिल कर चुकी है, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की विदाई हो चुकी है, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सत्ता से बाहर हो गए हैं, भारतीय जनता पार्टी के हाथ में सत्ता है, भाजपा के मुख्यमंत्री है, पूरा दृश्य बदल चुका है। लेकिन इस सब के बीच अब जब प्रवर्तन निदेशालय ने एक महादेव सट्टा आप मामले में एक पूरक चालान पेश किया है, तो उसमें फिर से भूपेश बघेल का नाम आने से अब भूपेश बघेल की मुश्किलें बढ़ सकती है, क्योंकि अब मामला केवल जांच तक नहीं है। ईडी ने जांच के उपरांत जो चार्जशीट होता है उसमें उनका नाम दिया है और आरोप लगाया है कि 508 करोड़ रुपए ईडी के महादेव सट्टा ऐप के माध्यम से भूपेश बघेल तक पहुंचे हैं। ठीक है, इसको कोर्ट में प्रूव करना होगा ईडी को, लेकिन फिलहाल चूंकि चार्जशीट पेश हो चुका है, तो अब भूपेश बघेल को ईडी का समन भी जारी होगा, ईडी उनसे पूछताछ भी करेगी, और संभव है कि अगर साक्ष्य मजबूत होंगे तो ईडी भूपेश बघेल को गिरफ्तार भी कर सकती है। तो कुल मिलाकर के भूपेश बघेल की मुश्किलें आने वाले दिनों में बढ़ने वाली है। लेकिन एक बार फिर से जब सामने लोकसभा चुनाव है, तो भारतीय जनता पार्टी, छत्तीसगढ़ की मौजूदा बीजेपी सरकार इस मुद्दे को अब छोड़ने वाली नहीं है। इसको फिर से एक बार लोकसभा चुनाव में भी राजनीतिक लाभ लेने के लिए पूरी तरीके से इस्तेमाल किया जाएगा, भरपूर इस्तेमाल किया जाएगा, और इसका अंदाज़ा भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के और सरकार के नुमाइंदों के इन बातों से सहज ही लगाया जा सकता है। सोनी है जिसका वीडियो है, उन्होंने सिंडिकेट एक ऑपरेट कर रहा था महादेव ऐप के अंदर। उस सिंडिकेट का मॉडस ऑपरेंडी जो होती है वो क्या थी, उसका जिक्र किया है। इसका पॉलिटिकल माध्यम क्या था, इस सिंडिकेट का या पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या था, वो उन्होंने बार बार वर्मा का नाम लिया है, जो कि आप सब जानते हैं, विनोद वर्मा। विनोद वर्मा से भी बात आती है कि मुख्यमंत्री हर दफे परेशान क्यों होते रहे, क्योंकि वहां पे ही संबंध है, इसलिए दिल्ली भाग के भी प्रेस कर लेते हैं। और इस मॉडस ऑपरेंडी के अंदर जिस प्रकार से शुरुआत जो होती है उसका भी जिक्र किया है, और इसका एक और स्टिंग है, ये वाला नहीं है, मगर एक स्टिंग करा है एक नेशनल चैनल ने। मैं उसको जिक्र नहीं कर रहा क्योंकि आप लोग सब देख ही चुके होंगे, कल शाम से चल रहा है, इंग्लिश में भी है, हिंदी में भी वो चैनल है, जिसके अंदर दिखा रहे हैं कि कवर्धा का एक एसपी है, मेरे ख्याल से उनका नाम है अभिषेक कुछ करके है,
और वो स्टिंग में बताते हैं कि कैसे नीचे लेवल पे पुलिस वाले किस तरह से ये जो ऐप या जो पैनल चलाते हैं उनको ऐडते थे। ये जो पॉलिटिकल नेक्सस है उसका भी उस स्टिंग में खुलासा है कि छत्तीसगढ़ की भोली भाली जनता को बचाओ, एक कांग्रेस की झूठी गारंटियों से बचाओ, थोड़ा सच जनता तक पहुंचाने का काम करो। क्योंकि महादेव ऐप घोटाले के बाद छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री मुंह छिपाते घूम रहे हैं। और जो मैंने आपकी प्रेस वार्ता में कहा था, घोटाला करो और भूपे करो, पैसे कमाओ और भूपे करो, वो 5 साल तक तो चलता रहा, सट्टा लगता रहा, मुख्यमंत्री कार्यालय संरक्षण देता रहा, क्योंकि भूपे हो रहा था। 508 करोड़ रुपए महादेव ऐप से भूपे हुआ, घोटाले का पैसा मिला, संरक्षण मिला। लेकिन अब वो नहीं होगा, ना कांग्रेस की सरकार होगी, ना संरक्षण होगा। जैसे दिल्ली के उप मुख्यमंत्री जेल में है, जैसे दिल्ली के सांसद जेल में है, जैसे दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री जेल में है, अगर वहां के शराब घोटाले वाले नहीं बचे तो यहां तो कोयला घोटाला, गोठान घोटाला, पीएससी घोटाला, महादेव ऐप घोटाला, घोटाले पे घोटाला, तो यहां तो कहीं नहीं जाने वाले, पक्की गारंटी है। जो मुंह लटकाकर बैठे हैं, मुंह छिपा रहे हैं, वो कल को मुंह दिखाने लायक भी नहीं होंगे। महादेव को भी नहीं छोड़ा, महादेव ऐप से 508 करोड़ की घूस, महादेव का श्राप, कांग्रेस साफ। तो आप सुन रहे हैं तमाम लोगों को, लेकिन इस सबके बीच एक बार फिर से छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री, कांग्रेस के सीनियर लीडर भूपेश बघेल ने अपने ऊपर लगे आरोपों को सिरे से खारिज किया है। भूपेश बघेल का कहना है कि पहले विधानसभा चुनाव में राजनीतिक इस्तेमाल के लिए उनका नाम घसीटा गया और अब सामने लोकसभा चुनाव है, तो लोकसभा चुनाव में भी उन्हें बदनाम करने के लिए, उनका नाम घसीटकर वोट लेने के लिए भारतीय जनता पार्टी इस तरह की साजिश कर रही है और भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर ईडी इस तरह की साजिश कर रही है। लेकिन कांग्रेस के तमाम लीडर का यही कहना है कि आने वाले दिनों में स्थितियां स्पष्ट हो जाएगी, क्योंकि मामला अब न्यायालय के पास जाएगा। लेकिन आइए आपको सुनवाते हैं कि कांग्रेस नेताओं का इस विषय पर क्या कहना है। ईडी जांच एजेंसी नहीं, अब ईडी भारतीय जनता पार्टी की षड्यंत्रकारी एजेंसी बन चुकी है। जिस असीम दास के बयान के आधार पर आनन फानन में मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल के खिलाफ में ईडी ने प्रेस नोट जारी किया था, उसी असीम दास ने कोर्ट में अपने उस बयान का खंडन किया था। ईडी की, मुझे अंग्रेजी नहीं आती, ईडी ने जबरिया उसमें हस्ताक्षर करवाया था। असीम दास ने यह बयान अदालत के सामने दिया था अपने वकील के माध्यम से। अब ईडी एक बार फिर से उस बयान को झुटलाने के लिए जेल के अंदर जाके असीम दास का बयान लेती है। तो कौन सा बयान ज़्यादा ऑथेंटिक माना जाएगा, जो ईडी ने 3rd डिग्री इस्तेमाल करके शुरू में लिया था, या फिर जो उस व्यक्ति ने कोर्ट के माध्यम से कोर्ट को प्रस्तुत किया था अपने वकील के माध्यम से, या फिर ईडी ने जेल में जाके उस बयान को लिया था। तो इस सारे तीनों बयान का विश्लेषण करने पर साफ हो रहा है कि यह ईडी का षड्यंत्र मात्र है। पूरी तरीके से इसका मुकाबला किया जाएगा। भूपेश बघेल जी इस मामले से पूरी तरीके से पाक साफ होकर सामने निकलेंगे। भारतीय जनता पार्टी का षड्यंत्र भी उजागर होगा। भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में ईडी के माध्यम से षड्यंत्र कर रही है और अब देश की जनता ईडी के षड्यंत्र को समझ चुकी है। और पश्चिम बंगाल में तो इसकी जनता के द्वारा इसकी प्रतिक्रिया भी हुई है, क्रिया की प्रतिक्रिया भी अब सामने आने लगी। तो आपने तमाम पक्षों को सुना, लेकिन इन तमाम पक्षों के बीच एक चीज बहुत स्पष्ट है। एक खबर ये है और बड़ी खबर ये है कि छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़ के तत्कालीन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की मुश्किलें आने वाले दिनों में बढ़ने वाली है, क्योंकि ईडी ने अपने पूरक चार्जशीट में उनका नाम शामिल किया है और बताया है कि
महादेव ऐप का 508 करोड़ रुपया उनके पास विभिन्न माध्यमों से अलग अलग समय में पहुंचा है। जाहिर सी बात है आने वाले दिनों में ईडी इस पूरे मामले को लेकर भूपेश बघेल के खिलाफ समन जारी करेगी, उनको समन कर बुलाएगी और फिर उनसे पूछताछ करेगी। संभव है कि पूछताछ के बाद आने वाले दिनों में अगर पुख्ता सबूत ईडी के पास होंगे, पुख्ता साक्ष्य होंगे, तो भूपेश बघेल की गिरफ्तारी भी हो सकती है। हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, और ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और हमारा चैनल यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली बार किसी अन्य विषय के साथ मैं आपके सामने हाजिर होऊंगा। तब तक इजाज़त दीजिए। नमस्कार।